तो अबे श्रेयस, जब तू रेड और ग्रीन पे इतना टाइम वेस्ट करेगा तो 1 घंटे तो लगेंगे ही डाउट डिस्कशन में। तो हम लोग अब देखो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं केटीजी ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमें जो सबसे पहले देखना है, ये जो भी हम यहाँ पे देखो पढ़ रहे हैं ना, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, आइडियल गैस के लिए पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम देखो जो भी पढ़ेंगे वो सब आइडियल गैस के लिए पढ़ेंगे। रियल गैस का हमें नहीं करना है, फिजिक्स में रियल गैस का नहीं रहता है सिलेबस में। केमिस्ट्री में रियल गैस का भी थोड़ा करना पड़ता है आप लोगों को। तो हम जो भी करने जा रहे हैं वो सब आइडियल गैस के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आइडियल गैस मतलब किसको बोलेंगे ना। आइडियल गैस के लिए हमने कुछ एजम्पशन लिए हुए हैं, तो वो एजम्पशन क्या क्या है? तो हम देखेंगे एजम्पशन फॉर आइडियल गैस। हाँ वो सेम ही है, सेम ही है, जो उधर किया हुआ है वही है इधर भी। बस यहाँ पे थोड़ा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना रहेगा, वहाँ थोड़ा वैसे तो लगभग सेम ही रहता है, वहाँ रियल गैस बस थोड़ा ज्यादा रहता है। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या क्या एजम्पशन लेके चलते हैं। सबसे पहला एजम्पशन हम लोग क्या मानते हैं इसके लिए, आइडियल गैस के लिए, कि हाँ थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच ज्यादा होगा यहाँ पर। थर्मो वाला पार्ट वो सब नहीं होगा इसमें, थर्मोडायनेमिक्स आएगा। थर्मो में जो एंथैल्पी वगैरह रहता है वो सब नहीं रहेगा ना। तो देखो सबसे पहला एजम्पशन हम लोग क्या लेते हैं कि जो भी हम, मान लो हमने कोई कंटेनर में गैस लिया हुआ है ना, हमने कोई बोला कि कोई गैस है कंटेनर में। तो ये जो गैस है, इनमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, कंटेनर में गैस भरा हुआ है, तो गैस के मॉलिक्यूल को हम क्या मानेंगे कि वो सारे के सारे जो हैं वो साइज और डायमेंशन में सेम है एकदम ना। मतलब कोई ऐसा नहीं लेना है कि एक छोटा है एक बड़ा है ना, सब सेम साइज के लेने हैं। और सबको कैसा मानना है, स्फेरिकल मानना है ना, हर एक मॉलिक्यूल को हम स्फेरिकल मान के चलेंगे। तो पहला एजम्पशन क्या है, ऑल मॉलिक्यूल्स आर सेम इन शेप। एक तो सबका शेप भी सेम होगा, मतलब स्फेरिकल होंगे, और सबका साइज भी सेम होगा, सेम इन शेप एंड साइज। उनका शेप कैसा मानना रहेगा, स्फेरिकल। फिर दूसरा एजम्पशन, ये जो भी हम मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं इनका भी कुछ वॉल्यूम होगा ना, और कंटेनर का कुछ वॉल्यूम होगा, समझो। एक तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इनका कुछ वॉल्यूम है, और एक ये कंटेनर ने कुछ वॉल्यूम लिया हुआ है। तो इनके इन सारे मॉलिक्यूल्स का जो खुद का वॉल्यूम है, सबको ऐड भी कर लें तो भी वो कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है ना, समझो।
वॉल्यूम का, गैस के मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा इन कंपेरिजन टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। हाँ आयुष, तो यही तो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि इनके मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बहुत कम है ना, सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो भी वही वाला वॉल्यूम होगा जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा। नेग्लिजिबल मतलब जीरो ही होगा भाई अमन। अब नेग्लिजिबल मतलब कितना? नेग्लिजिबल मतलब जब ये बड़ा जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में इनको हम ऐड करने जाएंगे तो नेग्लेक्ट कर देंगे। कंटेनर के वॉल्यूम के आगे गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। ये नोट करो जरा तो मैं। यार जीरो या नेग्लिजिबल से क्या ही फर्क पड़ेगा? एक मिनट रुकना, नोट करो। क्या फर्क पड़ता है बताओ मुझे। जब भी गैस का वॉल्यूम बोला जाएगा तो आप कंटेनर का वॉल्यूम बताओगे ना। जब भी गैस का वॉल्यूम बोला जाएगा तो कंटेनर का वॉल्यूम बताओगे। नेग्लिजिबल होगा तभी ऐसा हो पाएगा ना। जीरो तो यार ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल है बहुत सारे, उनका वॉल्यूम हम बोल रहे हैं जीरो है। नेग्लिजिबल ही बोल सकते हैं, जीरो तो नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट एजम्पशन देखो। हाँ आइडियल गैस तो आइडियल है ना भाई, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, अब ज्यादा इस बात पे बहस नहीं करो, इसका कोई लॉजिक नहीं है ना, मतलब इसमें कोई, इससे कोई फायदा नहीं है ना। बस आपको जब भी बोला जाए कंटेनर गैस का वॉल्यूम मतलब कंटेनर का वॉल्यूम लेना रहेगा ना, क्योंकि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। तो पूरा वॉल्यूम यहाँ पे आप मान सकते हो कि मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि इन मॉलिक्यूल्स पे ग्रेविटी का इफेक्ट देखें अगर, तो वो भी नेग्लिजिबल होगा ना। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी के फोर्स की वजह से सब नीचे यहाँ पड़े हुए हैं ना, कंटेनर के फ्लोर पे पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं होगा ना। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस विल बी नेग्लिजिबल। नोट कर लो इसको।
फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है, तो मॉलिक्यूल क्या सब अपनी अपनी जगह खड़े हैं केवल, या इधर उधर रैंडमली भाग रहे हैं ना? तो यहाँ पे अंदर जो भी मॉलिक्यूल हैं सब इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे हैं ना। और रैंडम मूव कर रहे हैं मतलब उनका पाथ डिफाइंड नहीं है पहले से कि वो किधर जाएंगे ना, किधर भी जा सकते हैं। तो अगला एजम्पशन है ऑल मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली। अब जब ये रैंडम मूव कर रहे होंगे तो रैंडम मूव करने की वजह से कोई भी जगह अगर आप देखोगे, कोई भी एक सेक्शन ले लो, तो इस सेक्शन से जितने मॉलिक्यूल क्रॉस करके इधर जा रहे होंगे उतने ही हम मानेंगे कि आप दूसरे साइड में भी जा रहे हैं। कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा ना। तो रैंडम मूवमेंट की वजह से आप बोलोगे, अगर पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी बताओ तो वो जीरो बोलोगे, एवरेज मोमेंटम बताओ तो वो भी जीरो बोलोगे। नहीं, वी ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी, और ये है एवरेज मोमेंटम। जो भी वेक्टर वाली चीजें होंगी, वेक्टर वाली चीजें जीरो होंगी ना, लेकिन एवरेज स्पीड बोली जाए तो वो जीरो नहीं होगा ना। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, तो सबकी स्पीड ऐड करके बाई नंबर से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो वो आएगा ना। बट वेक्टर वाली चीजें होंगी। हाँ प्रथम करेंगे, वेरी गुड। तो अब वो पॉइंट नोट कर लेते हैं। तो अब देखो, जब ये रैंडम मूव कर रहे होते हैं तो क्या होता है, ड्यू टू रैंडम मोशन ये खुद के मॉलिक्यूल से टकराते रहते हैं और साथ साथ में कंटेनर के वॉल से भी टकराते रहते हैं ना। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेते हैं, ड्यूरिंग रैंडम मोशन molecules collide with other molecule and with wall of container। तो अब देखो, ये जो कंटेनर के वॉल से जैसे जाके टकराएंगे तो उसकी वजह से वॉल पे क्या फील होगा। अगर मॉलिक्यूल जा करके कंटेनर के वॉल पे टकराएंगे तो कंटेनर के वॉल को क्या फील हो रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा ना, जब मॉलिक्यूल आ करके टकरा रहे होंगे। तो फोर्स की वजह से वॉल यहाँ पे प्रेशर फील करेगा ना। तो इसलिए मॉलिक्यूल के कंटेनर से टकराने की वजह से हम बोलेंगे कि कंटेनर पे प्रेशर लग रहा है। तो ये वॉल पे जो प्रेशर फील हो रहा होगा इसी को हम बोलते हैं ये गैस का प्रेशर है। गैस का वॉल्यूम मतलब कंटेनर का वॉल्यूम, और गैस का प्रेशर मतलब जो वॉल पे प्रेशर पड़ रहा है। हाँ, मॉलिक्यूल एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। बोर्ड एग्जाम में जो मचा के आते हैं उन वो ऐसे ही बड़े बड़े स्टेटमेंट लिखते हैं। सलोनी भी 98% वाली है ना, तो ये भी ऐसे ही बड़े बड़े स्टेटमेंट लिख के ले आते हैं परसेंट। अब चवन को लिखना रहता है तो चवन पता नहीं क्या लिख देता है इसी बात को, मेरे टाइप से ही लिख देता, वॉल विल फील प्रेशर, और इसको मिलते 70%। कितने मिले थे चवन तुझे परसेंट?
नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया। चवन भी अच्छा लिखता है, देखो भाई 94% मिले हुए हैं। मेरे को 72 मिले थे ना, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से ही बता रहा हूँ। ये नोट हो गया। कुछ भी लिख तो दिया था अमन मैंने भी, लेकिन नंबर नहीं मिले। ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलें। हम लोग के टाइम कोई परसेंटेज नहीं होता था भावेश। और क्या एजम्पशन रह गया भाई? हाँ, अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे ये मानेंगे कि जब वो रैंडमली मूव कर रहे हैं और टकरा रहे हैं, तो जो भी कोलिजन हो रहे हैं वो सारे के सारे कोलिजन, जो सारे के सारे कोलिजन है वो सब इलास्टिक नेचर के है ना। कोलिजन के वजह से कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। हाँ रजत, बोर्ड की क्लास के लिए अलग से नोटबुक बनाना, और अच्छे से सारे क्लास अटेंड करना तुम लोग। टाइम पास नहीं होना चाहिए। अबे भावेश, अगर बोर्ड का ऑफलाइन हो पाता तो सब हम भी ऑफलाइन ही ले लेते हैं। तो ये सारे एजम्पशन हो गए। ये लिक्विफिकेशन वगैरह वगैरह इतना फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती। वो भी लिख सकते हो ना कि उनको हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, केवल कंप्रेस कर सकते हैं। ये फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लिख लो ये भी। ठीक है, ये नोट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, बच्चों ऐसी बातें नहीं करते हैं। बोर्ड के मामले में कोई मजाक नहीं चलेगा। बोर्ड को बहुत सीरियसली करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड। नहीं नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सरकाज्म वगैरह नहीं है।
अच्छे से करना है। देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल जब रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं ना, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई उधर, ऐसे सब मूव कर रहे हैं, तो इनके लिए हम लोग कुछ कुछ स्पीड डिफाइन किए हुए हैं। तो इसमें एक हमने डिफाइन की हुई है, क्या बोलना चाह रहा है प्रथम? पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में होगा ना, क्या मतलब है? सब रैंडम मूव कर रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन में कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन में मतलब जब तक वो टकराएंगे नहीं तब तक स्ट्रेट लाइन होगा ना। हाँ, इसमें एक चीज और लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पर, इसमें कुल इस एजम्पशन में, कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा ना। हाँ, रिकॉर्ड होंगे होंगे ना। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे केवल कोलिजन की वजह से ही फोर्स लगाएगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स या चार्ज की वजह से फोर्स, ऐसा कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा ना। तो यहाँ पे ये वाला एजम्पशन भी लिख लो ना। कौन से फोर्स की बात हो रही है? जो भी ग्रेविटेशन, जैसे मास की वजह से फोर्स लगता है, चार्ज की वजह से फोर्स लगता है, वो सब फोर्स कोई भी मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे नहीं लगा रहा है ना। अब कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। कब तक स्ट्रेट लाइन में जाएंगे? जब तक कोई से टकरा ना जाए। टकराने के बाद फिर वो अपना रैंडम किधर भी जा सकता है। अब इसमें देखो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड में तीन टाइप की स्पीड देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एवरेज स्पीड। तो देखो ये एवरेज स्पीड क्या होगी, यहाँ पे देखो हम स्पीड के लिए सी लेटर यूज कर रहे हैं क्योंकि वी हम बार बार वॉल्यूम के लिए यूज करेंगे, तो सी से दिखा रहे हैं ना, इसको हम लोग ऐसे सी एवरेज करके लिखेंगे। सी एवरेज हम लोग देख रहे हैं। तो मान लो अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, कोई C1 से चल रहा है, कोई C2 से चल रहा है, कोई C3 से चल रहा है, तो आप उनका एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड लोगे और सबको ऐड कर दोगे, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे अपॉन में उसके नंबर से डिवाइड कर दोगे ना, तो ये उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ये अपना डेरिवेशन इसका अपने सिलेबस में नहीं है, इसका फाइनल रिजल्ट याद रखना है। तो इसको हम जब सॉल्व करके निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ आती है, सी एवरेज की √8RT/πm। ये पाए लिखा है ना, जहां पे आर हमारा क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। आर की वैल्यू कितनी होती है? अबे यार अमन, तुम भी ना। अब हो गया नॉर्मल वाला। ये डेराइव वगैरह नहीं करना है, वो डेराइव करने के लिए अ, उसको क्या बोलते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला होता है, उसको लेके डेराइव करते हैं, बट ये सब है नहीं अपने सिलेबस में। चुपचाप बस याद कर लो। केमिस्ट्री में सर ने डेराइव कर दिया होगा, बट वो सब कोई जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट याद करो। आर यहाँ पे क्या होगा, आर की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, बाद में वैसे आगे लिख देंगे जब PV = NRT पढ़ेंगे तो।
सबको यहाँ एसआई यूनिट में डालना ना, सॉल्विंग के टाइम में इसको एसआई यूनिट में डालना। एसआई यूनिट में आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, या फिर 25/3 ले लो। हाँ, टी यहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन है, और एम यहाँ पर मोलर मास है। मोलर मास कितना होगा, मान लो हाइड्रोजन का मोलर मास पूछा जाए तो कितना बताओगे, 2 kg, 2 ग्राम या 2 AMU? हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है, 2 kg, 2 ग्राम ना, ग्राम में होता है वो। मोलर मास जो होता है वो ग्राम में होता है। तो आपको 2 ग्राम को यहाँ केजी में चेंज करके लिखना पड़ेगा ना, 2 ग्राम को केजी में चेंज करो फिर यहाँ पे डालो। एम यहाँ पे क्या है, मोलर मास। आपको जो पता रहेगा वो ग्राम में पता रहेगा ना, पहले उसको केजी में चेंज कर लेना फिर डालना। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन के लिए लिखोगे तो यहाँ लिखोगे 2 × 10⁻³ केजी में। समझो बच्चों, टेम्परेचर को केल्विन में डालना है, आर की वैल्यू पता है, हाँ सब एसआई में डाल दो। फिर देखो यहां पर ये नोट हो गया, नोट कर लो पहले। फिर देखो यहां पर इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिखते हैं, जैसे ये मोलर मास है, मोलर मास को हम लिख सकते हैं एक मॉलिक्यूल का मास इंटू एवोगैड्रो नंबर। अगर एवोगैड्रो नंबर को n नॉट से दिखाएं और एक मॉलिक्यूल के मास को m से, तो m इंटू n नॉट क्या दे देगा, पूरे एक मोल का मास ना, उसी को मोलर मास बोल रहे हैं। स्मॉल m क्या है, मॉलिक्यूलर मास, और कैपिटल M यहाँ पे क्या है, मोलर मास। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना है ना। कल्पेश, जब भी पूछा जाए एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो ये फॉर्मूला याद करो। और है क्या, बाय डेफिनेशन ये है क्या, वो लिख दिया है, एवरेज स्पीड है। तो अब देखो, जो मोलर मास होगा, मोलर मास मतलब कितना होता है वो, 6 × 10⁻, मतलब 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास होता है ना। एक मॉलिक्यूल के मास में एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो उतने मॉलिक्यूल के मास को हम मोलर मास बोलते हैं। अब मोलर मास हमेशा किस में रहता है, ग्राम में होगा ना। जैसे 1 मोल हाइड्रोजन का मास निकालना है तो वो कितना होगा, 2 ग्राम ना। और 1 मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन का देख रहे होगे तो उसका कितना होगा, 1 मॉलिक्यूल का कितना होता है, बताओ भाई, 1 मॉलिक्यूल का 2 AMU, वेरी गुड ना, 2 AMU। और आपको हमेशा क्वेश्चन सॉल्विंग में किस में डालना रहेगी वैल्यू, हमेशा आपको एसआई यूनिट में डालना है। यहाँ पे एन नॉट जो है वो एवोगैड्रो नंबर है। तो जो जब आप इसको डालोगे, मोलर मास को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो कितना लिखोगे, 2 × 10⁻³ kg लिखोगे। और जब एएमयू को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो कितना लिखोगे, 1 AMU। और केजी में क्या रिलेशन होता है, इसको हमें 1.66 × 10⁻27 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यही होता है ना, एक एएमयू और केजी में रिलेशन।
तो अब देखो, अगर हम अपने इस वाले फॉर्मूले में, सी एवरेज वाले फॉर्मूले में कैपिटल एम को अगर हम इसके टर्म में लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखो, एन नॉट एक कांस्टेंट है, आर भी एक कांस्टेंट है, तो आर बाई एन नॉट भी एक कांस्टेंट आएगा। आर बाई एन नॉट को हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बोल देते हैं ना। अगर के की वैल्यू दी होगी तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इतना टर्म आपका क्या बन जाएगा, हाँ इतने टर्म को, हाँ 8 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, बट अपन इस फॉर्मूले के टाइप ही बना रहे हैं अगला फॉर्मूला, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 8 kT/πm। मतलब क्या हुआ, जब हम नीचे मॉलिक्यूलर मास लेंगे तो ऊपर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लेंगे ना। जब नीचे आप मॉलिक्यूलर मास लोगे तो ऊपर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और नीचे जब मोलर मास लोगे तो ऊपर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। समझो, के के साथ स्मॉल एम लेना है और आर के साथ कैपिटल एम लेना है, और सबको एसआई यूनिट में डालना है। एम की वैल्यू हमेशा स्मॉल एम की एएमयू में होती है। स्मॉल एम की वैल्यू एएमयू में होगी तो उसको आपको केजी में कन्वर्ट करके डालना रहेगा। कैपिटल एम की वैल्यू ग्राम में होगी तो उसको भी केजी में डालना रहेगा। और आर और के, इन सब की एसआई में वैल्यू आपको पता रहती है तो वो डाल देना। के की वैल्यू नॉर्मली याद नहीं करते हैं, वो दिया रहता है क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो जैसे मान लो आपको बोला जाए फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड ना। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्सीजन की एवरेज स्पीड चाहिए। तो देखो, हम लोग यहाँ पर के की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी है तो वो यूज करेंगे, अदरवाइज हम आर वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना, क्योंकि वो वैल्यू हमें याद होगी। तो हमें पता है सी एवरेज इक्वल टू क्या होगा, √8 RT/πm। आर की वैल्यू कितनी डाल देंगे, 25/3 एसआई यूनिट में। टी की वैल्यू कितनी डालेंगे एसआई यूनिट में, 27 सेंटीग्रेड है तो केल्विन में चेंज कर लेंगे। एम ऑक्सीजन के लिए कितना लिखेंगे, ऑक्सीजन का एम 16 लेंगे 32 लेंगे, जो भी गैस का हमें मोलर मास चाहिए वो क्या बताते हैं, जो नेचुरल स्टेट में जिस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन नेचुरल कंडीशन में कैसे एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्म में। तो O2 का उसको मोलर मास बताएंगे, तो O2 का मोलर मास कितना होगा, 32 ग्राम।
नहीं, ये 32 ग्राम है ना, और हम सब कुछ एसआई में डालेंगे, तो ये कितना लिख देंगे, 32 इंटू 10⁻³ ना। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे डाल दो। अब इसको डाल के सिंप्लीफाई कर लो। तो ये कितना आ जा रहा है, ये सही बता रहे हो ना? सिंप्लीफाई कर लो भाई, ये कितना आ रहा है वो देख लो अब। ये 3 से कट होके 100 हो गया है, तो ये ऊपर आ जाएगा 8 इंटू 25 इंटू 100। ये 10⁻³ भी ऊपर कर देते हैं। अब देख लो ना, और सिंप्लीफाई कर लेना ना। तो देख लो भाई, ये श्रेयस बोल रहा है तो मैं लिख दे रहा हूँ ना, मुझे, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। 44603 मीटर पर सेकेंड ना। हाँ, डाल दो डाल दो ना, एसआई यूनिट में डाला है तो जो आंसर आएगा वो किस में होगा, एसआई में ना, मीटर पर सेकेंड में बता देंगे। फिर ठीक है, अब ये नोट कर लो, हमें 3 टाइप की स्पीड देखनी है ना। 3 टाइप की स्पीड डिफाइन की गई है गैस सैंपल के लिए। एक एवरेज स्पीड, फिर दूसरा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और तीसरा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सॉरी, तो हम लोग सेकंड देख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नोट होने के बाद बोल देना। अबे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई तो चार्ज करके रिकॉर्डिंग देख लेना ना भाई, क्लास क्यों छुड़वा रहे हो? 20 मिनट से बहुत फर्क पड़ जाएगा। थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा, 5-10 मिनट पहले छोड़ दूंगा, अभी थोड़ा और पढ़ा लेने दो। फिर देखो, नेक्स्ट हमें देखना है सेकेंड स्पीड। सेकेंड है हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नहीं नहीं, ये स्पीड कंप्लीट कर लेने दो, फिर छोड़ दूंगा। तो देखो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होगी उसको हम लोग CMPS लिखते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ऐसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती कौन सी है, कौन सी स्पीड को बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? तो जैसे हमारा कोई भी गैस सैंपल हमने लिया है, तो इसके अंदर मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं।
तो उनकी जो स्पीड है वो कहां से कहां तक वैरी होती है। एक चीज और यहाँ पर है, ये वाला भी हमें एजम्पशन में ही लिख लेना चाहिए ना। जो गैस की स्पीड होती है ना, वो हर एक स्पीड से अंदर मूव कर रहे होते हैं। उनकी जो स्पीड होगी वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी वैल्यू होगी ना। ये नाइन्थ एजम्पशन भी उसमें नोट कर लेना ना, गैस के मॉलिक्यूल अंदर बहुत कम स्पीड से बहुत हाई स्पीड तक कोई भी स्पीड से मूव करते रहते हैं। तो अब देखो इसमें जब मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे होंगे ना, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस स्पीड से मूव कर रहे होंगे उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ना। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जिस स्पीड से मूव कर रहे होंगे उसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यार वो वीडियो पे मत ध्यान दो, आवाज आ रही है ना क्लियर, वो थोड़ा सा लैग चल ही रहा है उसमें। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो आपको फाइनल रिजल्ट ही याद रखना है, डेरिवेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आता है √2RT/m। और जब नीचे कैपिटल एम यूज कर रहे हैं तो ऊपर कैपिटल आर होगा ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। या फिर इसकी जगह नीचे जब मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे तो ऊपर के आ जाएगा ना, जैसे लास्ट टाइम हुआ था ना। तो यहाँ पे कैपिटल एम मोलर मास है, जबकि स्मॉल एम मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है बच्चों, यूज वीडियो बंद रखो भाई। नोट कर लो इसको, बस इसके बाद एक और स्पीड है वो नोट करके फिर छोड़ दूंगा। नहीं नहीं बस नहीं, बस एक और लिखा लेने दो, 5 मिनट बस और। अरे नहीं टाइम होगा भाई, 10 मिनट पहले छूट जाएगा। जल्दी करो बच्चों। यार कोर्स पीछे हो जाएगा। ठीक है, वो बीजीएम सर का अगली बार क्लास थोड़ा लेट कर देते हैं, अगले वाले में आधा घंटा का ब्रेक कर देते हैं। 1 घंटे का ब्रेक, अरे बाप रे। फर्स्ट और सेकंड के बीच में ब्रेक रखा जाए।
ठीक है, 10:15 की या 10:30 कर देते हैं ना, 10:30 से 12:30। ठीक है, तो फिर मैं कल ही से करवा दूंगा, टाइम टेबल रिवाइज करके डलवा देता हूँ ना। अबे कल्पेश, तुमको क्या नहीं समझा, टाइम नहीं समझा, ब्रेक कब लेना है? कल्पेश, ब्रेक का टाइम नहीं समझा तुमको? ये तो कल्पेश तो ये मान के रहता है कि कुछ भी चल रहा होगा उसमें बोल दूंगा नहीं समझा। करो अनम्यूट। तुम लोग टाइम पास करा रहे हो यार, मैं कहाँ टाइम पास करा रहा हूँ। दे दिया परमिशन, करो। हाँ सर, वो अंडर रूट ऑफ 2 RT/M, वो अंडर रूट ऑफ 2 KT/M में कैसे कन्वर्ट किया आपने? अभी जैसे पिछली बार किया था ना, कैपिटल एम को हमने एन नॉट इंटू एम लिख दिया। बार बार एक ही काम कराएगा क्या, जैसे यहाँ किया था? कैपिटल एम की जगह यहाँ पर एन नॉट इंटू एम लिख देंगे ना, फिर आर बाय एन नॉट को के लिख देंगे। हाँ समझा अभी। वैसे ही कर दिया है बस। ठीक है, सेकंड और थर्ड के बीच में कर देंगे, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, अब बस टाइम पास नहीं करो, बस फटाफट थर्ड वाली स्पीड लिख लेते हैं, बस क्लास खत्म। तुम लोगों ने 3-4 मिनट वेस्ट कर दिए। रूट मीन बच्चों, कोई टाइम वेस्ट नहीं करो, फटाफट अपन करते हैं। देखो इसमें हमेशा देखो, ये CRMS में ध्यान रखना है, इसमें उल्टा चलना रहता है ना। पहले स्क्वायर करना रहता है, पहले ये जो है लिखा है एस, स्क्वायर करो, फिर उसका मीन लो, और फिर रूट लो ना। CRMS में हमें क्या करना होता है, अगर कई सारे मॉलिक्यूल हैं तो सबकी स्पीड को पहले स्क्वायर करो और मीन ले लो। नहीं, स्क्वायर किया है फिर मीन ले लिया है और फिर रूट लगा दो, तो इसी को बोलते हैं CRMS ना, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब ये कंपोजिट फंक्शन वंक्शन मुझे याद नहीं है सलोनी, मैथ की बातें ना करो अभी ना। स्क्वायर फिर मीन फिर ऐसे कर देंगे तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है √3 RT/M ना। जब कैपिटल एम लिखा है मतलब मोलर मास है ना, या फिर जब हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज करेंगे तो स्मॉल एम यूज करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? CRMS स्पीड में हम लोग क्या करते हैं, हर एक मॉलिक्यूल के लिए ऐसे स्क्वायर कर लेते हैं, फिर मीन लेते हैं, फिर अंडर रूट लगाते हैं। ठीक है, बस अब ये नोट कर लो, आज इतना ही कर रहे हैं, फिर अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सर वो एवरेज स्पीड की स्लाइड दिखा दो ना। एवरेज वाली ये डन सर। ठीक है बच्चों, फिर बाय बाय, क्लोज कर रहा हूँ सेशन। अरे कुछ मत लिखो भाई, ये सब नहीं लिखो।